सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं, और आज हम जो है आधुनिक भारत शुरू कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत में जो है विदेशी व्यापारियों का आगमन है, विदेशी कंपनियों एवं बंगाल। तो आज का जो टॉपिक है आधुनिक भारत में विदेशी कंपनियां एवं बंगाल। तो विदेशी कंपनियां एवं बंगाल चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा ने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। तो उस वास्को डी गामा के शब्द हैं जो भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया था। अगला देखिए, जाप चरनाक ने जो है 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना की थी। तो जाप चरनाक ने 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना की थी। जाप चरनाक जो है एक कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख था। कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख था, और अंग्रेजी व्यापार के लिए ये हुगली के स्थान पर जो है सूतानूती जो है को चुना था, और सूतानूती को चुना था, और फिर आगे चलकर 1690 में सूतानूती को ही कलकत्ता के नाम से कलकत्ता या कोलकाता की स्थापना सूतानाती में ही करता है। अगला देखिए तीसरे नंबर का, तो 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात डचों ने जो है मछलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। तो 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात डच जो है मछलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। तो मछलीपट्टनम में जो है इन्होंने पहला अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था, कारखाना खोला था। तो डचों का पहला कारखाना जो है मछलीपट्टनम में ही बनाया गया था, प्रथम कारखाना डचों का। अगला देखिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन। तो पुर्तगाली ये क्रम है, व्यापारियों का भारत में आने का क्रम है। तब पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है डच आते हैं, और डचों के बाद जो है अंग्रेज के बाद डेन के बाद फ्रांसी लास्ट में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, लेकिन ये जाते सबसे बाद में 1961 में पुर्तगाली जो है गोवा से आते हैं। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, तो इस क्रम में यूरोपीय लोग जो है व्यापार करने हेतु भारत आए थे। ये क्रम याद रखिए, पूछा जाता है। अगला देखिए 5वें नंबर का, एस्तादो दा इंडिया पुर्तगीज कंपनी, इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। अगला देखिए, बेरिंग द ओस्ट इंडसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। आगे देखिए,
दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, 1616 में हुई थी। आगे देखिए, कंपनी देश इंडसे ओरिएंटल्स फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। तो इस प्रकार से कंपनियां हैं जिनकी स्थापना का ये क्रम है, और भारत में आने का क्रम भी यही है। इन कंपनियों का जो है मैचिंग में जो है क्वेश्चन आता है, सिंगल में भी, छोटे एग्जामों में सिंगल में भी पूछ लिया जाता है, बाकी बड़े एग्जामों में मैचिंग के रूप में अक्सर दिया जाता है। अगला देखिए 10 नंबर का, तो 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा था। तो 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट में पहुंचा था। अगला देखिए, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्मीडा था। तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला देखिए, पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था। तो पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति जो है, ये पहली बार इन्होंने जो है भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था पुर्तगालियों ने। अगला देखिए, पुर्तगाली यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो पुर्तगाली यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया या बनाए। अगला देखिए, पुर्तगाली और भारत के बीच व्यापार का जो प्रारंभ है 1498 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, कालीकट में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट अब्दुल मजीद थे। तो इन्होंने इनका पथ प्रदर्शक किया था, मार्गदर्शन किया था। तो कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट अब्दुल मजीद थे। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक नारा था, तो नारा था कि भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आरंभ में जो आई है, तो कहती मुझे भूभाग नहीं, केवल व्यापार के लिए हम आए हैं, व्यापार करेंगे। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को लोकप्रिय जान कंपनी के नाम से भी पुकारा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लोकप्रिय जान कंपनी के नाम से भी पुकारा जाता था। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व जो है 1764 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर पूर्ण स्वामित्व 1764 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, फ्रैंको मार्टिन, तो फ्रैंको मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी स्थापित किया गया था। आगे देखिए, फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लेस्पिने, फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लेस्पिने ने 1673 ईस्वी में वालकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, और जिसे बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लेस्पिने ने 1673 ईस्वी में वालकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, और जिसे आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से जाना गया। चंदनगर क्या था? तो चंदनगर जो है फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। आगे देखिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार जो है 1813 में खो दिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार 1613 ईस्वी में खो दिया था। अगला देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। तो 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी को
भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में स्थापित हुई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में स्थापित हुई थी। आगे देखिए, अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। आगे देखिए, अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन द्वारा फ्रांसीसियों के नौसैनिक बेड़े को सोलल्ली में पराजित कर 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था। तो इसका ये है कि पहले पुर्तगाली पहले आए थे, तो पुर्तगालियों के प्रभाव में जहांगीर था और इस वजह से अंग्रेज़ों की दाल जो है नहीं गल पा रही थी। लेकिन अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन जब इन्होंने जो है फ्रांसीसियों के एक नौबेड़े को जो है जब पराजित कर देते हैं तो फिर जहांगीर जो है प्रभावित हो जाता है कि भाई अरे ये तो यार इनसे ज़्यादा अच्छे शक्तिशाली हैं। तो इस वजह से इनको जो है व्यापार करने का जो है अधिकार जो है जहांगीर दे देता है। आगे देखते हैं, 27 नंबर का, अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में बनाई थी। अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में बनाई थी। अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में बनाई थी। ये 26 नंबर का प्रश्न दोबारा देखते हैं। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इसको जो है आप लोग जो है 1 मिनट, तो अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन इन्होंने जो है पुर्तगाली है ना, तो पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को सोलल्ली में पराजित किया था। तो अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन ने जो है पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को सोलल्ली में पराजित कर 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित कर लिया था। पुर्तगाली पहले आए थे, मुग़लों से पुर्तगालियों के संबंध बन गए थे, जान पहचान हो गई थी। और जब अंग्रेज़ आते हैं तो ये अंग्रेज़ों को जहांगीर हल्के में लेते हैं और इस वजह से इनकी किसी भी बात को नहीं मानते हैं और पुर्तगाली कहते हैं नहीं, इनकी भाई किसी बात को नहीं मानना है। लेकिन जब अंग्रेज़ कैप्टन मिडल्टन जो है पुर्तगालियों को सोलल्ली के युद्ध में 1613 में पराजित कर देते हैं, तब जहांगीर को लगता है ये तो यार इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो फिर जो है जहांगीर जो है पुर्तगालियों की बात को न मानकर अंग्रेज़ों को भी सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी कर देता है। तो ये जो है यहाँ पे पुर्तगाली हो जाएगा। इसको मैं एडिट ही कर देता हूँ, 1 मिनट।
चलिए बाद में इसको देखेंगे। 27 नंबर का देखिए फिर। मिनट 27 नंबर का देखिए। अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र भी सूरत में था। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री ये भी सूरत में स्थापित हुई थी। आगे देखिए, दस्तक परमिट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। तो दस्तक परमिट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क से भुगतान से छूट प्राप्त थी। तो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया और उस फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल क्षेत्र में निःशुल्क व्यापार करने की छूट मिल गई थी। जब निःशुल्क व्यापार करने की छूट मिल गई तो कलकत्ता का जो प्रेसिडेंट था कलकत्ता बाज़ार का, तो उसने जो है जो भी व्यापारी होते थे, जो अंग्रेज़ व्यापारी होते थे, उनको दस्तक नामक परमिट जारी करता था और ये परमिट दिखाकर वो अपना निःशुल्क व्यापार कहीं भी कर सकते थे। एक प्रकार का दस्तक जो है परमिट, एक प्रकार का, मान लो कि एक प्रकार का निःशुल्क व्यापार करने का प्रमाण पत्र था। आगे देखिए 31 नंबर का। तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के तहत तकावी ऋण प्रदान किया था और इजारेदारी प्रथा को भी बढ़ावा दिया था। तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के तहत तकावी ऋण प्रदान किया तथा इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा भी दिया था। आगे देखिए 32 नंबर का। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिए, फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान को ओर्म ने कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। तो फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान को ओर्म ने कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। तो फर्रुखसियर ने 1717 में जो निःशुल्क व्यापार करने का आदेश पारित किया था, उसके द्वारा अंग्रेज़ों को इतना लाभ हुआ कि ओर्म ने इसे कंपनी का महाधिकार पत्र की संज्ञा दे दी। आगे देखिए 34 नंबर का। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान दल का नेता जो अल्वारेज काब्राल था। तो 1500 ईस्वी में जो दूसरा पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान दल आता है तो उसका नेता अल्वारेज काब्राल था। आगे देखिए 35 नंबर। अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा बीजापुर से किया था। तो गोवा जो है बीजापुर राज्य का एक क्षेत्र था और 1510 में अल्बुकर्क ने 1510 में जो है बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था। अगला देखिए, तो अल्बुकर्क ने फरवरी 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। आगे देखिए 37 नंबर का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान 1632 में प्राप्त हुआ था। आगे देखिए 38 नंबर। गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया था, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के
बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी और इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी को 500 पैगोडा वार्षिक कर देना था। तो गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1632 में सुनहला फरमान जारी किया था, जिसे सुनहरा कहते हैं, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी और इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी को 500 पैगोडा वार्षिक कर देना था। आगे देखिए, जो कर्नाटक युद्ध हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, तीनों जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होते हैं। तो कर्नाटक का जो युद्ध है यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 में शुरू होता है भारत में और 1748 ईस्वी में समाप्त होता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में भारत में शुरू होता है और 1748 में समाप्त होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, तो भारत का जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से शुरू होता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध शुरू होता है उसी का विस्तार जो है भारत का प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, तो क्योंकि भारत में भी इनकी कंपनियां होती हैं, जब वहाँ युद्ध होता तो ये लोग यहाँ भी लड़ना शुरू कर देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यक्सला-शापिल की संधि के द्वारा 1748 में समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही यक्सला-शापिल अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच यूरोप में होती है, वैसे ही भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान एक युद्ध होता है, तो आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में सेंट थोमे का युद्ध, जिसे सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं, तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा जाता है और जिसमें फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था। तो सेंट थोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था। आगे देखिए वंडीवास, तो वंडीवास का युद्ध जो है 1760 में लड़ा गया था, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी पराजित होकर भारत को छोड़ दिए थे। तो वंडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे और इस पराजय के बाद जो है फ्रांसीसी भारत को छोड़ दिए थे। आगे देखिए 44 नंबर का ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मुंबई पुर्तगालियों से 1661 में दहेज के रूप में मिला था। तो पुर्तगालियों ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन है ना, ब्रेगांजा कैथरीन कहते हैं जिन्हें, तो ब्रेगांजा कैथरीन से जो है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था और दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने इन्हें मुंबई का क्षेत्र दे दिया था। आगे देखिए 1665 ईस्वी में गौरियाल्ड अंगियार ने मुंबई को अपने अधिकार में ले लिया था। तो 1665 ईस्वी में गैराल्ड अंगियार ने मुंबई को अपने अधिकार में ले लिया था। आगे देखिए गैराल्ड अंगियार ये मुंबई का संस्थापक माना जाता है। तो गैराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। आगे देखिए 47 नंबर पुर्तगाल के राजा जान ने मई 1487 ईस्वी में जेपी केवलाहामो को भारत भेजा था। तो पुर्तगाल के राजा जान ने मई 1487 ईस्वी में जेपी केविलाहामो को भारत भेजा था। ये भी जो है केविलाहामो जो है ये अदन और लाल सागर होते हुए
लाल सागर होते हुए कालीकट भारत पहुंचा था। तो ये जो है वास्को डी गामा से पहले पहुंचा था, लेकिन ये विशेष कार्य वहाँ कुछ जो है नहीं कर पाया था, और इसी वजह से जो है वास्को डी गामा, इसके बाद जब वास्को डी गामा 1498 में पहुँचता है तो वो अपना प्रभाव स्थापित करता है, व्यापार करता है, कुछ वहाँ से खरीद कर ले जाता है, तो इसलिए वास्को डी गामा को ज़्यादा जाना जाता है। आगे देखिए 47 हो गया ना। 48 नंबर देखिए, डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश जो है पुलिकट में स्थापित किया था। तो डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश जो है पुलिकट में स्थापित किया था। ये NBS PGT का पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो डचों ने भारत में पहला उपनिवेश पुलिकट में स्थापित किया था। डच जो है ये निवासी कहाँ के थे ये भी जान लीजिए, ये भी पूछा जाता है। तो डच जो है इन्हें नीदरलैंड भी लिखा जाता है, आपके ऑप्शन में जो भी हो। डच जो है नीदरलैंड अगर होता है तो नीदरलैंड को सही कर लीजिए, अगर हॉलैंड आता है तो हॉलैंड को सही कर लीजिए। तो डच जो है नीदरलैंड हॉलैंड के मूल निवासी थे। आगे देखिए 49 नंबर, बंगाल के सूबेदार सासुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। तो बंगाल के सूबेदार सासुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। आगे देखिए 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने जो है मुंबई का द्वीप जो है 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला देखिए 1756 ईस्वी में कोलकाता पर पुनः अधिकार करने के लिए वाटसन को समुद्र के रास्ते भेजा गया था। तो 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए वाटसन को समुद्र के रास्ते भेजा गया था। अगला देखिए सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कोलकाता का जो गवर्नर था राजा ड्रेक था। तो सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कोलकाता का गवर्नर राजा ड्रेक था। आगे देखिए दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली थी वह उड़ीसा का शासक कृष्णराज था। आगे देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो जो प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को लड़ा गया था, जिसमें क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। आगे देखिए 55 नंबर का 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया था। आगे देखिए 56 नंबर का बंगाल सूबे का जो अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली था। बंगाल सूबे का मुग़लों का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली था, जिसे मुग़ल बादशाहों ने नियुक्त किया था। आगे देखिए
फ़खरुशीर, तो फ़खरुशीर के शासनकाल में 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत आया था। तो फ़खरुशीर के शासनकाल में 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत आया था। आगे देखिए, मुगल बादशाह, एक मिनट, अरे क्या नौटंकी हो गई। हाँ, 58 नंबर पे देखिए, मुगल बादशाह फ़खरुशीर ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को वह शाही फरमान जारी किया जिसने 3000 के वार्षिक भुगतान के बदले में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। आगे देखिए, 59 नंबर का, कोलकाता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती हुगली थी। तो कोलकाता की स्थापना से पूर्व जो है बंगाल की विशालतम बस्ती हुगली थी। आगे देखिए, सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के 3 ज़िले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। तो सितंबर 1760 की संधि के अनुसार मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के ज़िले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। आगे देखिए, 61 नंबर का, अंग्रेज़ों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। जब अंग्रेज़ों को दीवानी मिली उस समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। आगे देखिए, अंग्रेज़ों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना 1690 में की थी। आगे देखिए, अहमद शाह अब्दाली मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। तो अहमद शाह अब्दाली जो है मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखिए, कलायू ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था। तो कलायू ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था। जाली जो है हस्ताक्षर करिए, जाली हस्ताक्षर के विषय में थोड़ा सा जान ले। तो नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र में जो है अमीचंद कहने लगे कि भाई षड्यंत्र का जो है हम भंडा फोड़ देंगे। अमीचंद ने कहा कि षड्यंत्र का हम भंडा फोड़ देंगे। तो भंडा फोड़ने की जब बात की तो कलायू ने कहा चलो यार तुम शांत रहो, भंडा ना फोड़ो, बताओ भाई तुम्हारी इच्छा क्या है। तो कलायू ने अमीचंद से एक समझौता किया और इस समझौते के लिए उसने दो प्रारूप तैयार किए। एक प्रारूप सफ़ेद कागज़ पर तैयार किया गया जो असली प्रारूप था, जो सफ़ेद कागज़ का था। अब एक कागज़ पे, लाल कागज़ पे एक प्रारूप तैयार किया गया जो नकली प्रारूप था। अमीचंद के मांगों का उल्लेख केवल लाल कागज़ पर था। अमीचंद के जो मांगें थी उनका उल्लेख केवल लाल कागज़ पर किया गया और वाटसन जो थे इन्होंने केवल सफ़ेद कागज़ पर सिग्नेचर किया था। वाटसन ने सफ़ेद कागज़ पर सिग्नेचर किया था और कलायू अमीचंद के बीच जो समझौता हुआ था वो लाल कागज़ पर लिखा गया था और लाल कागज़ पर उसके बाद कलायू ने वाटसन के जो है नकली हस्ताक्षर बनाकर अमीचंद को दे देता है। तो इसलिए जो है इसमें कहा जाता है कि कलायू ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था। आगे देखिए 65 नंबर का, तो बंगाल में ब्लैक होल की घटना जो है नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। आगे देखिए, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कलायू के बीच में हुई थी। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कलायू के बीच हुई थी। अगला देखिए, काल कोठरी त्रासदी अंग्रेज़ों को बंदी बनाए जाने से संबंधित थी। तो काल कोठरी त्रासदी जो है अंग्रेज़ों को बंदी बनाए जाने से संबंधित थी। अगला देखिए, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कोलकाता में घटी थी। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कोलकाता में घटी थी। अगला देखिए,
ब्लैक होल कालकोठरी की घटना जो है 20 जून 1756 को घटी थी। तो ब्लैक होल कालकोठरी की दुर्घटना जो है 20 जून 1756 को घटी थी। अगला देखिए 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ों ने कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ों ने कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगला देखिए 71 नंबर, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। उन्होंने कहा था कि मधुमक्खियों की तरह यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, अगर यदि इन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। आगे देखिए 72 नंबर का, तो राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ सर्जन हैमिल्टन गए थे, जो सम्राट फ़खरुशीर को उनके कष्टकारी रोगों से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत हुए थे। और इनसे प्रभावित होकर फ़खरुशीर ने बंगाल में मुक्त व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था। 73 नंबर देखिए, तो बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेज़ों को 1717 में प्राप्त हुआ था। अगला देखिए 74 नंबर, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया था। तो सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया था। अगला देखिए सिराजुद्दौला क्लाइव से प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। आगे देखिए अंग्रेजी फ़ौज को मीर जाफ़र द्वारा अतिरिक्त भत्ता मतलब दोगुना भत्ता दिया गया था। तो अंग्रेजी फ़ौज को मीर जाफ़र द्वारा दोगुना भत्ता दिया गया था। आगे देखिए बंगाल के मुग़ल सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सुल्तानाती कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी सौंप दी थी, जिसके बदले में इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े थे। जिसके बदले में अंग्रेज़ों को इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े थे। आगे देखिए 78 नंबर का, तो बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सिपाही चार्ल्स नेपियर ने कहा था। बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सिपाही या सैनिक चार्ल्स नेपियर ने कहा था। अगला देखिए 79 नंबर का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्राप्त हुई थी। अगला देखिए प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अपने चरम पर था। तो मीर जाफ़र ने जो है सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेज़ों से जा मिला था। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था, तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेज़ों से जा मिला था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 80 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बंगाल से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनको हम लोगों ने कर लिया है। धन्यवाद देखने के लिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि कंटिन्यू जो है मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।